नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोरी। 11 बज चुके हैं। 11 बड़ी खबरों का रुख करेंगे और शुरुआत करेंगे भारत इंडोनेशिया में हुए कई अहम समझौते की बड़ी खबर से जुड़ी हुई जानकारी। दोनों के बीच समझौतों का आदान प्रदान हुआ है। आपदा प्रबंधन क्षेत्र में दोनों देशों में समझौता हुआ है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। ईवीएम बनाने में भी भारत मदद करेगा। ईवीएम पर इंडोनेशिया की मदद भारत करने वाला है। इसके अलावा भारत से एक्स्ट्रा मिसाइल भी इंडोनेशिया खरीदने वाला है। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की बैटरी भी भारत की ओर से दी जाएगी। यानी दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, एमओयू साइन किए गए हैं। पीएम मोदी दरअसल जकार्ता में हैं और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए हैं। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए भारतीय अस्त्र यानी एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम विकसित करने में भी मदद करेगा। इसे भारत की चुनावी व्यवस्था पर भरोसे के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। जकार्ता में आज सुबह पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उन्हें गले भी लगाया। यह भी आपको बता दें कि पीएम मोदी का आज भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन भी जाएंगे पीएम मोदी। 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में भी ये शामिल है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि द्विपक्षीय वार्ता हुई है जिसमें कई अहम समझौते हुए हैं। भारत इंडोनेशिया की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत की ओर से इंडोनेशिया को ईवीएम में मदद करने की बात सामने आई है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल भी दी जाएगी, एक्स्ट्रा खेप उनको मिलेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम जिसमें भारत और इंडोनेशिया के बीच कई बड़े फैसले हुए हैं। महत्वपूर्ण जो मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भी भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण में भी निवेश करने की बात सामने आ रही है। भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग बंदरगाह का विकास करेंगे। ये मलक्का जलडमरू मध्य पर स्थित है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से करीब 100 मील की दूरी पर है। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल को लेकर भी इंडोनेशिया ने इसे खरीदने का फैसला किया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट भी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा ईवीएम विकसित करने में भी भारत इंडोनेशिया की मदद करेगा। तो कुल 4 ये बड़ी बातें हैं। कृषि के क्षेत्र में भी दोनों देशों में समझौते हुए हैं। द्विपक्षीय वार्ता हुई है जकार्ता में पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच। पीएम मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर भी जाएंगे, भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे, संसद को भी संबोधित करेंगे। बेहद खास ये कार्यक्रम भारत इंडोनेशिया की दोस्ती को और प्रगाढ़ करने के लिए, व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए, रक्षा, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ यहां पर स्वागत हुआ है। ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें सामने आई है। पारंपरिक, सांस्कृतिक और औपचारिक ढंग से प्रधानमंत्री मोदी का यहां वेलकम किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने गेस्ट बुक में भी साइन किए। दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सलामत सियांग। सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है।
बढ़ेंगे। चंपत राय के बचाव में उतरी है विश्व हिंदू परिषद। बड़ी जानकारी, विश्व हिंदू परिषद में अपने पद पर बने रहेंगे चंपत राय। वीएचपी में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं चंपत राय। एसआईटी जांच रिपोर्ट में दोषी साबित होने तक चंपत राय को नहीं हटाया जाएगा, यह अहम जानकारी सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ आरोप से कोई दोषी नहीं हो जाता, जांच के नतीजों का इंतजार करें। सुरेंद्र जैन की ओर से कहा गया, जो कि वीएचपी के संयुक्त महासचिव हैं। तो सुरेंद्र जैन और वीएचपी बचाव कर रही है चंपत राय का। कहा जा रहा है कि वो जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल यही कि देखिए, कल बड़ी बैठक हुई ट्रस्ट की, चंपत राय का इस्तीफा भी स्वीकार हो गया, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा स्वीकार हो गया है। अब किस तरीके से उनकी भूमिका को देखा जाएगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद यानी आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि वो अपने पद पर विश्व हिंदू परिषद में बने रहेंगे। मैं पहले तो एक बात स्पष्ट कर देता हूं, हम किसी के बचाव पर नहीं आए, लेकिन भारतीय संविधान के इस मूल सिद्धांत पर हम सबका विश्वास है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए किसी व्यक्ति को दोषी ना माना जाए। उन्होंने भारत के इतिहास में यह पहला उदाहरण है जिस पर आरोप लगा है वो खुद एसआईटी का गठन करने के लिए कह रहा है। आज तक नहीं हुआ। कितने राजनीतिज्ञों पर आरोप लगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये तो सारी आरोपों से घिरी हुई है। इनका शीर्ष नेतृत्व जमानत पर है, सब तरह के आरोपों से घिरे हैं। लेकिन चंपत जी ने नैतिकता के उच्चतम मापदंड का पालन किया, एसआईटी के गठन का निवेदन किया और खुद को लिए भी ऑफर किया उन्होंने, मुझे जब भी बुलाएंगे मैं जाऊंगा, बताइए मेरे से क्या प्रश्न पूछने। तो इसलिए उनको बचाव की जरूरत नहीं है। हम किसी को नहीं बचा रहे, जो भी दोषी है वो सामने आएगा और जब तक दोष सिद्ध न हो जाए केवल आरोपों के आधार पर हम उसके ऊपर कोई कार्यवाही करें, ये उचित नहीं। ठीक है, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि आरोप लग रहे थे। अब आरोप यह भी है कि चंपत राय के महासचिव रहते हुए जब इतना बड़ा ये पूरा मामला हो गया है, चाहे चोरी कह लीजिए, डकैती कह लीजिए, तो उनकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने अनदेखी की या बहुत ज्यादा भरोसा टिन्नू यादव पर कर लिया। टिन्नू यादव का कद उनके रहते हुए इस तरीके से कैसे बढ़ गया कि हर चीज में उनका हस्तक्षेप रहा। टिन्नू यादव के बारे में एक और तथ्य मीडिया में चल रहा है जी, आपके भी ध्यान में आया होगा। उसकी अखिलेश यादव के साथ वार्ता होती रहती थी, कई 100 बार बात हुई है। 958 या कुछ ऐसा आंकड़ा दिया जा रहा है, क्या सत्य है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन पकड़ा गया उस दिन भी 2 बार बात हुई। मेरी एसआईटी से मांग है अखिलेश और टिन्नू के संबंधों पर भी जांच होनी चाहिए। कहीं उनके इरादे, उनके इशारे पर तो नहीं ये सारी गड़बड़ वो कर रहा। लेकिन जो भी है एसआईटी जांच कर रही है, हमने कुछ छिपाया नहीं है और उसके परिणामों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कल की बैठक में एसआईटी की जांच या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जांच पर संतोष व्यक्त किया है। यहां तक कि हम और आगे बढ़ गए जी। कई विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में, उनके पास लोग पीआईएल लेकर पहुंचे और उनसे कहा है कि सीबीआई की जांच करें। किसी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में करें, किसी ने कहा है ईडी करें। ये सब विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। हम जो भी वो निर्णय करेंगे उस तरह की जांच का स्वागत करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे और ये पूरी हमारी प्रतिबद्धता है किसी कोई आरोपी बचने ना पाए, लेकिन व्यर्थ में किसी को दोषी ना ठहराया जाए। हाँ। किसी निरपराध व्यक्ति को। ठीक है, राजनीतिक आरोपों की हम बात नहीं कर रहे हैं सुरेंद्र जी, लेकिन ट्रस्ट का गठन इसलिए हुआ था कि राम मंदिर का जो निर्माण है उसके विकास कार्यों की देखरेख हो और जो चढ़ावा है उसका संरक्षण हो। लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी की अब सामने आई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि सीसीटीवी की ढंग से मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कंट्रोल रूम में कोई नहीं होता था, कई बार ऐसा हुआ। चोरी करते हुए वो कर्मचारी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जूते में अपनी पॉकेट में वो पैसे लेकर जा रहे हैं और कई जगह पर रिकवरी पैसे की पहले भी हो चुकी है। तो इस तरह के जब खुलासे होते हैं, सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या रेगुलर ऑडिट वहां पर नहीं हो रहा था, इतनी हिला हवाली चल रही थी। वंदना जी, इन सब विषयों पर एसआईटी
और इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी हैं वो जांच कर रही है। जी। मुझे लगता है उनको जांच करने देने चाहिए। हाँ। उनके परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ। ये पक्का ध्यान में आ गया, हाँ। जैसे ही 8 नाम आए उनके खिलाफ एफआईआर, वो जेल में है, उनसे बरामदगी हो रही है। एंड अदर्स एफआईआर में यह भी दिया है, कोई भी जो भी व्यक्ति है वो संदेह के दायरे से बाहर नहीं होगा, जांच होगी और जो भी दोषी है उसको सामने लाया जाए। चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल उठे, उनके करीबियों को वहां पर जगह दी गई थी और इसके साथ ही कोषाध्यक्ष से क्यों नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब खजाने की चाबी उनके पास थी, वो कह रहे हैं कि वो तो देखते ही नहीं थे, वो तो महीनों महीनों भी नहीं देखते थे, तो इतना सब कुछ कैसे वहां पर हो रहा था? जो राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है, वो आहत हुए हैं, उसके लिए जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? उन्होंने भी अपने आप को जांच से परे नहीं किया है। जांच उनसे भी की जा सकती है यदि एसआईटी को लगता है कि पूज्य महाराज जी से भी जांच करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, वो करें, वो मना नहीं करेंगे। और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कल की प्रेस वार्ता में कह दिया, यहां तक कि जिन्होंने आरोप लगाए कि स्वर्ण जटित रामायण या कुछ और चीजें गायब हो गई हैं, उन्होंने सबको दिखाया, बड़ी पीड़ा के साथ दिखाया। जो दान देता है वो हिसाब नहीं मांगता, वो ये नहीं कहता मुझे वो चीज दिखाओ। हमने मना किया था उस समय भी, मत दीजिए, उपयोग में नहीं आएंगे, नहीं माने, जबरदस्ती दी, हमने सहर्ष स्वीकार किया। एक एक चीज सुरक्षित है और ये कहा है जिसको भी शंका है वो आए और आने के बाद में अपना पूरे तौर पर वेरिफिकेशन देकर वो जांच कर सकते हैं। कोई चीज छिपाने की नहीं है, किसी का व्यवहार छिपाने का नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक पारदर्शी कभी जांच हुई होगी ऐसा लगता है। सुरेंद्र जैन जी, आपको नहीं लगता है कि जितना समय इस पूरी जांच में लगा है और अभी तक, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अफवाहों को भी बल मिला है, मौका मिला है उन लोगों को सवाल उठाने का? अगर शुरुआत में ही इस तरह से कार्रवाई हो जाती, जब पहले वो 5 जून का वीडियो सामने आया था, जब जिस पूरे मामले को लेकर चंपत राय जी से पूछा जा रहा है कि आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई थी जब आपको पैसा मिल गया था, चोरी हुई थी, तो उस पैसे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, चंपत राय की भूमिका को लेकर वहां से भी सवाल उठे कि आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई। उसके बाद अगर तुरंत कार्रवाई हो जाती तो यहां तक बात नहीं पहुंचती। उस पर भी जांच चल रही है, हमें उसके परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चंपत जी ने स्वयं इन प्रश्नों का एसआईटी के सामने जवाब दिया है, बहुत जल्द वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन ये कहना कि विलंब हो रहा है, ये थोड़ा अन्याय होगा। इतनी जल्दी एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाना, उस पर कार्यवाही हो जाना, लोगों का गिरफ्तार हो जाना, माल की बरामदगी कर लेना, जो संबंधित व्यक्ति हैं उनका त्यागपत्र होना, उनका स्वीकार कर लेना, उनकी जगह किसी और को नियुक्त कर देना, यहां तक कि पूर्णकालिक प्रशासकीय अधिकारी की जांच को, उनकी सर्च को प्रारंभ कर देना, इतनी जल्दी ये सब कार्यवाही हो गई। हम बिल्कुल डिले नहीं करना चाहते, डिलेइंग टैक्टिक्स हमारे डीएनए में नहीं है। लोग जांच को टालते हैं, वर्षों तक टालते हैं, कोर्ट के कहने के बाद भी टालते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, इन सब का इतिहास साक्षी है। हमने टाला नहीं, हमने रोका नहीं, स्वयं को प्रस्तुत किया और आज भी हम कहते हैं जिस पर जांच करनी है करें, जिनसे प्रश्न पूछने हैं पूछें, कोई दोषी बचने ना पाए ये अवश्य सुनिश्चित करें। व्यवस्था इतनी मजबूत हो किसी और को अवसर न मिल सके, ये हम सबको देखना। 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुद्दे को एक राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था और किस तरीके से 1992 में हमने देखा कार सेवा, और उसके बाद अब तक जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, विश्व हिंदू परिषद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व हिंदू परिषद को क्या इस बात से आघात नहीं पहुंचा कि राम मंदिर में इस तरीके से चढ़ावा चोरी हो गया, राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची? हमको पहले दिन से इस विषय को लेकर कष्ट हुआ। हालांकि आरोप नए नहीं हैं, पहले भी आरोप लगते रहे। आपने स्वयं कहा 84 से लेकर अब तक आंदोलन के कितने पड़ाव आए, हर पड़ाव पर हम पर आरोप लगाए हैं राम विरोधियों ने,
हमने उनकी परवाह नहीं की, लेकिन उत्तर हर एक का दिया और जांच हर एक का सामना करने की कोशिश की। उनके पास सबूत होते तो जांच होती, हमारे ऊपर कार्यवाही होती। एक भी मामले में हम दोषी सिद्ध नहीं हुए। हर अग्नि परीक्षा में हम खरे उतरे, इसलिए जनता का हम पर से विश्वास नहीं हटा। हमारे ही आह्वान पर 65 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए योगदान दिया। वंदना जी, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। आधे से ज्यादा यूरोप इस संख्या में आ जाता है। इन सब राजनेताओं को इतने वोट कुल मिलाकर नहीं मिले होंगे जितने लोगों ने हमारे आह्वान पर हम पर विश्वास करके योगदान दिया। इस श्रद्धा में, आस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। आने वाले भक्तों की संख्या में कमी नहीं हुई, निरंतर बढ़ रही है। और हमको पक्का विश्वास है, जैसे ही ये गर्द छटेगी, ये आस्था और मजबूत होगी। आस्था हिलाने वाले राम के प्रति उनका निशाना चंपत जी नहीं है जी, उनका निशाना ट्रस्ट भी नहीं है, उनका निशाना विश्व हिंदू परिषद भी नहीं है। वो राम के प्रति आस्था हिलाना चाहते हैं, नहीं हिला पाएंगे, संभव नहीं है। वो और मजबूत होकर। ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन जो आरोप लगाए गए थे, जिन्हें आप हिंदू विरोधी कह लीजिए, राम विरोधी कह लीजिए, जिन्होंने आरोप लगाए, विपक्ष के लोगों की आप बात करें, अखिलेश यादव सीधा सीधा जिन्होंने शुरुआत में इस मामले को उठाया, उन आरोपों की जब जांच की गई तो उसमें सच्चाई तो पाई गई, बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन जितनी भी सच्चाई अभी तक सामने आई, जो खुलासे एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में हुए हैं, तो वो खुलासे ये बताते हैं कि राम विरोधी तो राम के अंदर बैठे हुए थे, राम मंदिर के अंदर बैठे हुए थे जो कर्मचारी चोरी कर रहे थे। किसके इशारे पर कर रहे थे, इसकी भी जांच चल रही, क्योंकि अखिलेश के साथ उनके संबंधों के ऊपर भी आरोप लग गए। लेकिन 20,000 करोड़ रुपया गायब हो गया, आखिर यह आंकड़ा कहां से मिला? इसलिए हमने एसआईटी को कहा उनको भी बुलाई। संपत्तियों के बारे में आरोप लगे, हमने कहा संजय सिंह को भी बुलाइए, सारे आरोप जांचिए, और यदि वो झूठे तथ्य मिलते हैं या वो नहीं आते, वो भागते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्यवाही कीजिए। भारत का संविधान ऐसे झूठों पर भी मामला चलाने का प्रावधान देता है। इनको सजा मिलनी चाहिए। देश के साथ खिलवाड़ करने की, देश के अंदर वैमनस्य पैदा करने के लिए और देश में असंतोष पैदा करने के लिए सत्य है तो सामने क्यों नहीं आते, तथ्यों के साथ आए। कल पवन खेड़ा ने कुछ आरोप लगा दिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनको मौका मिल गया। केजरीवाल तो कहते थे ना कि मेरी नानी कहती है राम मंदिर मत जाना, फिर चले गए, राम भक्त बन गए। इन्हीं की पार्टी के लोग कहते थे वहां शौचालय बनाना चाहिए, फिर भी चले जा रहे हैं। तो ध्यान में आता है, जो राम का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, वो आरोपों की सत्यता कितनी है, आरोप लगाने के अधिकार से हम उनको मना नहीं कर रहे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ लगाएं, जिम्मेदारी से बात करें, देश की आस्था से खिलवाड़। लेकिन वही लोग कह रहे हैं ना कि जो राम के भक्त बनते थे उनका मुखौटा उतर गया है, वही लोग चोरी डकैती में शामिल रहे। और विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देने के लिए आप किस तरीके से दलील देंगे, कैसे पलटवार करेंगे? क्योंकि विपक्ष लगातार, भले ही आप उन्हें रामद्रोही कहें, राम विरोधी कहें, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उसमें सच्चाई तो सामने आई है। और राम भक्तों को की आस्था को ठेस पहुंची, ट्रस्ट पर कैसे दोबारा भरोसा कायम होगा, कैसे नई व्यवस्था पर भरोसा करेंगे? क्योंकि शुरुआत में जो रिपोर्ट आई है एसआईटी की और जांच का दायरा बढ़ा है, तो ये भी अब संभावनाएं हैं कि और भी लोगों के खुलासे हो सकते हैं और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। वंदना, एक शब्द पर मुझे आपत्ति है जी, और वो शब्द है कि राम भक्तों के ऊपर संदेह निर्माण। वो मुट्ठी भर लोग ही तो हैं, वो भी संदेह, उनके ऊपर भी कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। सब राम भक्तों को संदेह के दायरे में न लाएं। राम भक्तों पर संदेह नहीं है, व्यवस्था में चूक हुई है, हम मानते हैं। कुछ लोगों ने अपराध किया है, हम मानते हैं, उनको सजा देने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है, लेकिन राम भक्तों पर नहीं, कुछ लोगों पर है। राम भक्तों की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं कि भाई ये विरोधी कैसा बात करते हैं, आप उनको रामद्रोही कह, अरे वो खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। रामगोपाल जी ने ही तो कहा था कि राम ने कब्जा कर लिया बाबरी मस्जिद के ऊपर। उन्होंने ही तो कहा था कि जो गुंबद पर चढ़ गए हमने उनको नीचे नहीं उतरने दिया। आखिर ये कौन है जी जो बार बार राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा था
क्या अखिलेश ने नहीं कहा था कि रात को चुपके चुपके से राम वहां पर घुस गए? ये कौन सी भाषा है? इनको रामद्रोही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? हाँ। जो गोलियां चलाएंगे, लोगों को मारेंगे और ये कहेंगे कि हम तो और भी लोगों को मार सकते थे, ये रामद्रोही नहीं तो कौन है? ठीक है। राम मंदिर, ध्यान कर लेना, पत्थर से नहीं बना, वहां पर पानी की जगह राम के, ठीक है, विपक्ष को छोड़ बलिदानी- देते हैं। जो बीजेपी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, पहले ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से कहा गया कि हम तो इसलिए दर्शन के लिए नहीं गए क्योंकि शुरुआत से पहले दिन से ये सब हो रहा था, वहां पर गड़बड़ियां हो रही थी। फिर विनय कटियार का बयान सामने आता है जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पीएम मोदी से उनकी बातचीत हुई है। वो ये भी कह देते हैं कि हो सकता है कि चंपत राय को भी जेल जाना पड़े। इस पर क्या कहेंगे आप? आपने वो नहीं बताया जब विनय कटियार ने कहा कि मोदी जी से बात हुई और प्रधानमंत्री कार्यालय में मना किया, फिर विनय कटियार कहते हैं हाँ मेरी बात नहीं। कौन सी बात पर विश्वास करें? क्यों कह रहे हैं कारण वो जाने। जो भी कह रहे हैं किसी कारण से कह रहे होंगे जो वही ज्यादा जानते हैं। पहले दिन से यदि चोरी हो रही थी और ये ब्रजभूषण सिंह को मालूम था, अभी तक क्यों छिपे हुए थे? क्यों नहीं उन्होंने ये बात कही आगे आकर? चोरी रोकनी चाहिए थी। यदि राम भक्त हैं, मैं आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, पहले दिन से उनको सामने आकर तथ्य रखने चाहिए थे। हाँ। बात आगे बढ़ने से पहले रोकनी चाहिए थी। क्यों होने दिया? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? भाग कैसे सकते हैं? नहीं भाग पाएंगे। और विनय जी का जहां तक प्रश्न है, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी रहे हैं, हमने साथ मिलकर बजरंग दल का काम किया है। कुछ कारण होंगे जो बार बार उनको झूठ बोलना पड़ रहा है, वो झूठ मीडिया के सामने आ रहा है। इससे अधिक कहना मुझे लगता है उन्हें अब विश्राम की आवश्यकता है। अच्छा, तो बीजेपी नेता को विश्राम की आवश्यकता है। और अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि चलिए ठीक है, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, स्वीकार हो गया, तो क्या ये कलंक मिट जाएगा जो दाग लगा है? कोई कलंक विश्व हिंदू परिषद पर नहीं है, कोई कलंक ट्रस्ट पर नहीं है। जो गलतियां हुई हैं उसके लिए जांच चल रही है, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। लेकिन मीडिया ट्रायल के माध्यम से आप किसी का नाम ले दें और उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, ये तालिबान कर सकते हैं, ये भारत में नहीं हो सकता। जांच पूरी होगी, स्वतंत्र होगी, उच्चतम न्यायालय तक ये विषय जाएगा। न्यायपालिका पर हमको पूरा विश्वास है। जो भी दोषी होंगे कोई बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी पद पर नहीं, बैठा मीडिया ने हो। तो बहुत तथ्यों बहुत के धन्यवाद। आधार पर सवाल पूछा ना सर। मीडिया ट्रायल कैसे आप इसको कह सकते हैं? नहीं, मैं इसलिए कहूंगा कि आप गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। कोई चंपत जी का भतीजा बनाकर खड़ा करते हैं, वो मालूम होता है टिन्नू कोई यादव तो भतीजा उनका नहीं ड्राइवर ही था है। ना, रुकिए, सुरेंद्र प्लीज, जैन जी, वंदना, जो अभी नहीं गिरफ्तार वंदना, है। मेरी बात पूरी सुनो। जी बोलिए। यदि बुलाया है तो पूरी बात बोलिए सुनो। सर, आप तो पूरा बोल रहे धैर्य हैं, रखिए। पूरा मौका मिल रहा है आपको, बोलिए। किसी को चंपत जी का भतीजा बनाकर बुलाया, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई संबंध नहीं, दोनों की जाति नहीं मिलती। किसी को भतीजा बनाकर रख दिया गोपाल जी का, गोपाल जी को ट्रस्ट का सदस्य बना दिया, वो ट्रस्ट के सदस्य नहीं है। कहीं बिल्डिंग दिखा दी गई, ये गोपाल जी की बिल्डिंग है, गोपाल जी को रहने के लिए एक चारपाई मिलती है। गोपाल जी के आने से कई साल पहले वो बिल्डिंग बन गई थी, न्यास की बिल्डिंग है। कभी कहा गया कागभूषुंडी चोरी हो गए, जबकि वहीं रखे हैं। कभी कहा चांदी की शिलाएं चोरी हो गई, वो बैंक में रखी हैं। ये क्या है भाई? अगर कहीं गलती हुई है मानिए ना, क्या जांच पर भरोसा नहीं है? क्या न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? मुझे लगता है कल की प्रेस वार्ता जो गोविंद देव गिरी जी ने ली है, उसके बाद इन सब प्रश्नों को विराम मिल गया है। कृपया जिम्मेदारी से सब लोग काम लें। जिसके पास तथ्य है वो एसआईटी के पास जाएं, उसके निर्णय की प्रतीक्षा करें। बिना निर्णय आए, बिना जांच हुए किसी को दोषी सिद्ध करने का प्रयास ना करें। कल एक चैनल पर यह भी कहा गया ये चोरों का ट्रस्ट है, ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे। शर्मनाक बात है। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, पूज्य परमानंद जी महाराज, पूज्य प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, ऐसे पावन संत हैं, ये चोरों का ट्रस्ट है क्या? शर्म नहीं आती इन अच्छा, लोगों को थोड़ी गोपाल भी? राव को लेकर तो इसलिए सवाल दिनेंद्र दास महाराज ने भी उठाए थे। ये वो कह रहे हैं कि सब जब से वो बेकार की व्यवस्था बातें में आए हैं। तब से गड़बड़ियां जांच चल रही है। विनय कटियार ने क्या कहा, मैं इस पर कोई सफाई नहीं दूंगा, वो स्वयं सिद्ध हो चुके हैं। और आपने भी उनकी वो जो बात थी कि प्राइम मिनिस्टर से मेरी कोई बात नहीं हुई, मैंने वैसे ही कह दिया था, वो भी कहना चाहिए। वो कहने से ध्यान में आएगा उनकी स्थिति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत आभार। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर अब जो कल बैठक हुई है ट्रस्ट की, उसको लेकर यहाँ पर सुरेंद्र जैन कह रहे हैं कि उस बैठक पर जो फैसले लिए गए हैं उस पर भरोसा करिए। एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ गया है तो अब आगे भी कार्रवाई होगी। कई लोग जो इस पूरे मामले में संलिप्त रहे हैं या रहे होंगे, उन सभी के खिलाफ एक्शन होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को भी उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि ट्रस्ट पर राम भक्तों का भरोसा कायम है, आगे भी व्यवस्था पूरी तरीके से मेंटेन रहेगी। जिन लोगों की यहाँ पर जिम्मेदारी तय की गई है वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अब आगे ढंग से करेंगे, ये भी तय हुआ है। और ट्रस्ट की भूमिका को लेकर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए, ये सुरेंद्र जैन ने कहा है। विश्व हिंदू परिषद की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से निष्कलंक है। और चंपत राय को लेकर भी उनका ये कहना है कि आरोपों की बुनियाद पर उन्हें दोषी साबित करना ठीक नहीं है। विपक्ष इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है, ये उनका कहना है। कुल मिलाकर एसआईटी की अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की जांच का जब दायरा बढ़ा है तो किस तरीके से इस पूरे मामले में और क्या खुलासे होते हैं और क्या एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जाता है, क्योंकि राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है और उम्मीद की जा सकती है कि दोषी चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, सख्त कार्रवाई होगी। भारत इंडोनेशिया में कई अहम समझौते हुए हैं। रक्षा, कृषि, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में समझौते। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। यह सम्मान करोड़ों भारतीयों का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। भारत इंडोनेशिया साझेदारी का सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा है। दोनों देशों के रिश्ते को एक नई उड़ान मिली है, एक नई मजबूती मिली है। किफायती दवाएं इंडोनेशिया को मिलेंगी। इंडोनेशिया हमारा अहम सहयोगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इंडोनेशिया में आईआईएम बेंगलुरु का कैंपस खुलेगा। इंडोनेशिया हमारा अहम सहयोगी रहा है और आगे भी रहेगा। भारत इंडोनेशिया युवा ऊर्जा से भरे हुए हैं। खनिज सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। साथ ही ईवीएम बनाने में मदद करेगा भारत। ईवीएम पर इंडोनेशिया की मदद करेगा भारत और भारत से एस्ट्रा मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया। साथ ही इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की बैटरी देगा भारत। तो कई बड़े समझौते हुए हैं, कई एमओयू पर साइन किए गए हैं। ये तस्वीर द्विपक्षीय बातचीत हुई है, बेहद खास ये पूरी बातचीत रही है दोनों मुल्कों के लिए। और साथ ही इस बीच जो है कई साझेदारियां भी की गई हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र पहुंचते हैं, पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। द्विपक्षीय बैठक होती है, इस बीच कई बड़े समझौते होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा भी जाता है। पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने के अलावा दोनों देशों के बीच एस्ट्रा मिसाइल खरीदने से जुड़ा समझौता भी हुआ है। कृषि क्षेत्र में भी अहम द्विपक्षीय करार किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरी सप्लाई को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सुबियांतो के बीच कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर एमओयू पर सिग्नेचर किया गया। तो ये दो तस्वीरें बेहद खास, ये दोनों तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए और पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान सभी देशवासियों के लिए है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति सुबियांतो की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है और द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई बड़े समझौते किए गए हैं। नरेंद्र मोदी और बच्चों के बीच जो स्नेहपूर्ण संबंध है वो अक्सर हम देखते हैं, अक्सर तस्वीरों में छाए रहते हैं। जब भी वे अपने नन्हे मेहमानों से मिलते हैं तो उनकी तस्वीर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों देशों के रिश्ते को एक नई उड़ान मिली है। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच कई करार किया गया है। रक्षा और खासतौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े कई एमओयू पर सिग्नेचर किए गए हैं। इससे पहले जकार्ता में राष्ट्रपति भवन में भारतीय प्रधानमंत्री के आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है।
हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। फ्रेंड्स, कल राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रमानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के निजामाबाद में एक और सोनम रघुवंशी जैसा वाकया सामने आया है। अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति का मर्डर किया गया है। टॉयलेट क्लीनर वाला इंजेक्शन लगाकर मारा गया है। कैनुला के जरिए टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन दिया गया। प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहा था पति, पिछले छत से दिया था धक्का। तो ये पूरा मामला जो है तेलंगाना का है। निजामाबाद में एक महिला ने कथित तौर पर अपने बीमार पति की हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक महिला ने उसे कैनुला के जरिए टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रशांत के रूप में हुई है। उम्र 35 साल है, जो कि गल्फ में काम करता था। प्रशांत की मां ने 1 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें 30 जून को अपने बेटे की मौत की खबर मिली। पुलिस जांच के दौरान मिले तकनीकी सबूतों के आधार पर यह बात सामने आई है कि संध्या का अनिल नाम के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। पुलिस के अनुसार संध्या और अनिल ने प्रशांत को रास्ते से हटाने की साजिश रची, क्योंकि उन्हें लगा कि पति उनके प्रेम प्रसंग में सबसे बड़ी बाधा है। अपनी इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने वेंकट साई नाम के एक अन्य व्यक्ति की मदद भी ली। शुरू में जिसे खाट में गिराने की घटना बताया गया था, वो असल में पीड़ित की पत्नी और उसके साथियों की रची हुई हत्या की साजिश थी। इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। खबर यूपी से है। यूपी के अंबेडकर नगर में एनकाउंटर हुआ है। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। एसटीएफ से मुठभेड़ में बदमाश आसिफ को ढेर किया गया है। हत्या डकैती का अभियुक्त आसिफ नोएडा अंबेडकर टीम की संयुक्त रूप से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश आसिफ अली मारा गया है। वो कानपुर के थाना बिलोर के धुरैया गांव का रहने वाला था। ये मुठभेड़ जगदीशपुर गांव के पास हुई है। गोली लगने के बाद आसिफ उर्फ विक्की को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से एक सिपाही जख्मी हो गया। यूपी एसटीएफ यूनिट ने बताया कि 2014 में जौनपुर में आसिफ ने एक घर में डकैती डाली थी। इस दौरान उसने 2 लोगों की हत्या भी की थी। आसिफ छैमार गैंग का सरगना था। उस पर जौनपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वो कई सालों से पुलिस की पकड़ से दूर था और ऐसे में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो पुलिस ने यहाँ पर ढेर कर दिया है इनामी बदमाश को। 1 लाख का इनामी बदमाश था। उसके पास से कई सामान भी जब्त किए गए हैं। एसटीएफ से मुठभेड़ में बदमाश आसिफ को ढेर किया गया। हत्या डकैती का अभियुक्त था आसिफ, लंबे वक्त से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम थी। तो नोएडा और अंबेडकरपुर पुलिस की टीम को ये बड़ी कार्रवाई और संयुक्त रूप से कार्रवाई में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि एनकाउंटर में आसिफ को ढेर किया गया है। लंबे वक्त से तलाशी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर पुलिस की तरफ से दबिश भी दी गई थी। 1 लाख का इनामी बदमाश था। कंचन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन, पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर लिया गया, अपडेट दीजिएगा।
तो बिल्कुल देखिए, यूपी एसटीएफ ने अम्बेडनगर में कानपुर के कुख्यात बदमाश आसिम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। साथ ही आसिम पर 1 लाख रुपए का इनाम था और काफी टाइम से जो है एसटीएफ जो इसके पीछे लगी हुई थी। साथ ही नोएडा एसटीएफ यूनिट के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि जौनपुर में 2014 में आसिम ने एक घर में डकैती डाली थी और साथ ही इसमें 2 लोगों की हत्या कर दी थी और 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच गई थी। लेकिन जो है जानकारी के मुताबिक ये जो है एक बहुत बड़ा गैंग था जिसका नाम 6 मार गैंग था, उसका ये सगना था और कहीं ना कहीं काफी दिनों से जो है पुलिस को चकमा देकर भागा फरार हो जाता था और इस पर जो है 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और ये जो मामला है जो है कानपुर नगर का पूरा जो रहने वाला था ये। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप तमाम जानकारी के लिए कंचन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एसटीएफ से मुठभेड़ में बदमाश आसिफ को ढेर किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अब भी जारी है पुलिस की तरफ से। गैंग में कितने लोग थे उनकी भी तलाश की जा रही है। हत्या, डकैती समेत कई मामलों को लेकर वंचित था तो नोएडा और अम्बेडकरपुर पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर जयपुर से है। जयपुर में ट्रोले ने परिवार को कुचल दिया है। ट्रोले ने सड़क किनारे परिवार को कुचला है। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल है। बच्चों के माता पिता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सड़क किनारे गुब्बारा बेचने वालों को रौंदा गया है। ट्रोला चालक गिरफ्तार हो चुका है। 100 मीटर रेलिंग को तोड़कर ट्रोला घुसा। जयपुर अजमेर हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पास में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। तस्वीरें आपको देख सकते हैं कि सड़क किनारे गुब्बारा बेचने वाले परिवार को कैसे एक गाड़ी ने रौंदा है और ये तस्वीर जहां 3 बच्चों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। दर्दनाक हादसा और ये परिवार जो है सड़क किनारे गुब्बारा बेचता था और इसी बीच ट्रोला रोंदते हुए आगे चला गया। फिलहाल चालक की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। तो जयपुर का ये पूरा मामला है। सड़क किनारे पूरे परिवार को रौंदा गया है। जयपुर अजमेर हाईवे की तस्वीर, बेकाबू रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला और इसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। माता पिता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है जिनको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनका इलाज जारी है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से भी जांच पड़ताल की जा रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ वो तस्वीर जब ट्रोलर रौंदते हुए आगे की तरफ बढ़ गया, चालक की गिरफ्तारी होगी। दूसरी तरफ वहाँ पर रेस्क्यू तुरंत प्रभाव से किया गया। अब घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया क्योंकि माता पिता की हालत बेहद नाजुक है। 3 बच्चे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अब पुलिस की तरफ से तहकीकात की जा रही है। आगे की कार्रवाई कानूनी तौर पर की जा रही है। प्रतापगढ़ से खबर है। प्रतापगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ को देंगे 380 करोड़ की बड़ी सौगात। 380 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास सीएम की तरफ से किया जाएगा। एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के सभी जनपदों में विकास कार्यों की गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। आज प्रतापगढ़ जीआईसी के मैदान पर उनकी जनसभा होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सदर विधानसभा और विश्वनाथगंज विधानसभा की 380 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 20,000 लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ प्रतापगढ़ में लगातार हो रहे विकास के बारे में भी बताएंगे। तो फिलहाल तैयारियां तमाम कर ली गई हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस पूरे कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। तो प्रतापगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 380 करोड़ की बड़ी सौगात प्रतापगढ़ वासियों को सीएम की तरफ से दिया जाएगा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास सीएम करेंगे और इस बीच विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिलहाल इस पूरे संबोधन को लेकर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर रूट डाइवर्ट किया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो प्रतापगढ़ का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही अब तक की सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया भी जाएगा। तो 380 करोड़ की परियोजनाओं की ये बड़ी सौगात है। जनसभा को भी संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अपने संबोधन में सीएम क्या कुछ कहेंगे उस पर फिलहाल सभी की नजरें टिकी हुई है। तो इस दौरे को लेकर, पूरे कार्यक्रम को लेकर विशेष तौर पर इंतजाम किया गया है।
380 करोड़ की बड़ी सौगात प्रतापगढ़ वासियों को मिलने जा रही है। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रतापगढ़ दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रतापगढ़ पहुंचेंगे, जहां शहर के पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद वो जीआईसी मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर वो भारी जनसमूह को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के लिए मंच बनाया गया है, जहां से मुख्यमंत्री भारी जनसमूह को संबोधित करेंगे। युवाओं और महिलाओं से सीधा मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। प्रतापगढ़ व विश्वनाथगढ़ विधानसभा की 384 करोड़ की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सीएम योगी के आगमन को लेकर के किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। इस तरफ कुर्सियां लगाई गई है, लगातार लोगों का आवागमन शुरू हो गया है और अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोग बहुत बेताब नजर आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस तरफ आप देख सकते हैं, जहां पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जो है एक बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद वो सुल्तानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। केशव पांडे, न्यूज इंडिया, प्रतापगढ़। अहमदाबाद ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर है। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला सामने आया। गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों की सभी अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने 2022 का विशेष अदालत का फैसला बरकरार रखा है। 49 दोषियों की सजा बरकरार रखी गई है। 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा है। धमाकों में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख की मदद भी यहाँ पर देने की बात कोर्ट की तरफ से की गई है। तो अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर मोहर लगा दी है। इस पूरे मामले में 38 आतंकियों को दी गई फांसी की सजा बरकरार रखी गई है गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से भी। वहीं 11 आतंकियों की आजीवन कैद की सजा भी बरकरार रखी गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। धमाकों में मारे गए 56 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कोर्ट की तरफ से की गई है। ये पूरा मामला 26 जुलाई 2008 का है, जब अहमदाबाद में एक के बाद एक करीब 70 मिनट के भीतर 21 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की जान चली गई थी, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बम को साइकिल पर रखे टिफिन बॉक्स में छिपाया गया था। और इसी पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई और कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर फैसला जो है वो बरकरार रखा गया है। तो गुजरात हाईकोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों की सभी अपील खारिज कर दी है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से कई टिप्पणियां भी की गई हैं, सख्त टिप्पणियां की गई हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों की सभी अपील खारिज की है और साथ ही हाईकोर्ट ने 2022 का विशेष अदालत का जो फैसला आया था उसे भी गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। दोषियों की सजा बरकरार रहेगी, कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और साथ ही कोर्ट ने इस बीच 38 दोषियों की मौत की सजा और 11 को उम्र कैद की जो सजा दी गई है उसे बरकरार गुजरात हाईकोर्ट ने रखा है। धमाकों में मारे गए लोगों के परिवार को 10 लाख की मदद की भी बात कोर्ट की तरफ से की गई है और जो घायल है उन्हें 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। तो गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। हालांकि इस बीच जो है कोर्ट की तरफ से कई टिप्पणियां भी की गई है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस का ये पूरा मामला गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां दोषियों की सजा फिलहाल बरकरार रहेगी। जो अपील की गई थी दोषियों की तरफ से उसे खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने 2022 के उस फैसले को बरकरार रखा है। तो आपको बताते चले कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस में गुजरात हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और आज हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आ चुका है, जिसमें कोर्ट की तरफ से कई टिप्पणियां की गई हैं। साफ तौर पर कोर्ट का रुख बिल्कुल स्पष्ट सामने आया है। इस बीच 2022 में जो फैसला सामने आया उसको बरकरार रखने की बात भी गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी कि कुल मिलाकर फिलहाल दोषियों की तरफ से जो अपील दायर की गई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट की तरफ से कई पॉइंट्स रखे गए हैं। 38 दोषियों की मौत की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उसे भी गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है।
धमाकों में मारे गए लोगों को मदद देने की भी बात कही है। तो अहमदाबाद ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला। गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों की सभी अपील खारिज कर दी है, क्योंकि दोषियों की तरफ से एक पिटीशन दायर किया गया था, अपील की गई थी। फिलहाल उसे गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों की सभी अपील खारिज करते हुए इस बीच सख्त लहजे में कोर्ट की तरफ से कई आदेश सामने आए हैं और साथ ही 2022 के जो विशेष अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसे भी गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। इसी बीच निखिल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, गुजरात हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया, क्या कुछ टिप्पणी कोर्ट की तरफ से रही है? चलिए, संपर्क टूट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों की सभी अपील खारिज की है, क्योंकि दोषियों की तरफ से एक पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की गई थी। फिलहाल उसे खारिज कर दिया गया है और इस बीच जो है कोर्ट की तरफ से कई बुलेट पॉइंट्स भी रखे गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों की सभी अपील खारिज करते हुए साफ तौर पर कहना है कि जो विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है वो फैसला बिल्कुल सही है, उसे बरकरार रखा जाएगा। संभल के 50 मोचन तीर्थ का निर्माणाधीन लेंटर गिर गया है और इस हादसे में 3 मजदूर मलबे में दबकर जख्मी हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को विभाग और उच्च अधिकारियों से छिपाने का आरोप भी है। यह घटना 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसकी जानकारी सोमवार शाम तकरीबन 6 बजे सामने आई है। संभल नगर पालिका परिषद द्वारा वार्ड संख्या 4 शाहजादी सराय के मोहल्ला आलम सराय देहात में प्राचीन चतुर्मुखी कृप और 50 मोचन तीर्थ स्थित हैं और तकरीबन 1.95 करोड़ रुपए की लागत से 50 मोचन तीर्थ और पाप मोचन तीर्थ का निर्माण कार्य चल रहा है और ये कार्य सैफी ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। तो देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी है। वाराणसी में भी तेज बारिश हुई है, जिसके बाद बनारस रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में प्लेटफॉर्म की छत से पानी टपकता नजर आ रहा, जिससे एक यात्री ने रिकॉर्ड किया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है कई तरह के सवाल उठाए हैं। वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर बारिश के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 8 के पीपी शेल्टर से पानी टपकने का दृश्य सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। यात्री ने वीडियो बनाते हुए छत से गिरते पानी को दिखाया, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई है। कई लोगों ने कमेंट में स्टेशन के रखरखाव पर सवाल उठाए हैं और कहा कि इतने बड़े स्टेशन में ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये तस्वीर जो है आप देख पा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर लोग परेशान नजर आए हैं। ये छत से पानी टपकता हुआ है। एक यात्री ने बाकायदा इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करते हुए इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल इस वायरल वीडियो पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कई तरह के कमेंट कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उठ रहा है कि इतने बड़े रेलवे स्टेशन का आखिर हाल क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, उसकी ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। तो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म 8 की ये तस्वीर है, कैसे अब छत से पानी टपक रहा है और जितने भी यात्री हैं वो वहाँ पर खड़े नज़र आ रहे हैं और किसी ने इस पूरी तस्वीर को अपने फ़ोन में कैद किया है। फिलहाल ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और अब देखने वाली बात कि इस पर रेलवे विभाग की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है और कब इसकी जल्द मरम्मत की जाती है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।